इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में, जो विज्ञान की एक किताब है, कक्षा नंबर 10 अध्याय नंबर 1 है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध का क्या होता है, फट जाता है। तो ये हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जानते हैं कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इम्पोर्टेंट दिखाते हुए चलेंगे। तो लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र यानी नमी के वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। तो जैसे इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो जैसे कुछ चीज पहले थी वो बाद में कुछ अलग हो जाती है। तो और आगे देख लेते हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये तो इस प्रकार से बता रखा है कि पिछली कक्षा में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक परिवर्तन, अगर किसी चीज में परिवर्तन होता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया उसे ही कह सकते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर तो यहाँ पर हम देखते हैं नीचे, तभी हमको पता चलेगा। इस जैसे यहाँ पर एक कोई प्लेट ले रखी है और यहाँ पर एक रिबन है जो हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। एक रिबन होती है, उसको हम जलाते हैं जैसे चिमटे से पकड़ के, और हाथ में ये जलाने का है। ये इसमें ज़्यादा, जब मैं 10वीं में था तो मेरे को कुछ अलग लगता था, यह क्या क्या बना रखा है, कैसे क्या, ये कोई ज़्यादा बात नहीं है। ये सिर्फ आग जलाने के लिए होता है। सिर्फ यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर आग जलती है। तो यहाँ पर चिमटे से पकड़ रखा है और ये मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। तो इसके कुछ कण यहाँ पर प्लेट में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से लिख रखा है मैग्नीशियम रिबन। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्रियाकलाप ऐसे चित्र में दिखा रखी है और यहाँ पर मतलब लिख कर बता रखी है। तो क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये लिख रखा है कि कोई बच्चा गलती ना करे किसी प्रकार से भी। तो इस प्रकार से इसके बारे में सबसे पहले बता रखा है। शिक्षा के लिए आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित रहेगा। कोई मैग्नीशियम रिबन को रेगमल से रगड़ कर साफ कीजिए। जैसे यह क्वेश्चन अच्छा है, मैग्नीशियम रिबन को पहले रगड़ा जाता है, उसके ऊपर कुछ लगा होता है, इसलिए इस चिमटे से पकड़कर रिबन लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। दहन मतलब जलाना करिए। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय आंखों पर यथावत दूर रखें, आंखों से दूर रखना है। तो ये मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करता है। तो इससे मैग्नीशियम, जैसे रिबन हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल जाता है, जैसे वॉच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तो ये क्वेश्चन 10वीं क्लास में आ सकता है। तो आगे हम चल के देखते हैं। अब हम देखते हैं, वैसे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस किताब में सभी इम्पोर्टेंट है। तो हम इस किताब को सभी को अगर पूरे पढ़ते हैं, पूरी किताब को, तभी हमें समझ में आता है। अगर मैं को कम कम पढ़ाऊंगा, जैसे आपको शायद समझ में ना आए, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कम से कम कराने का। आपने देखा होगा कि चमकदार सफेद लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन, यानी वो जो रिबन थी मैग्नीशियम वाली, वो जल गई और यह सफेद चूर्ण परिवर्तन हो गया, यानी सफेद चूर्ण हमें मिल जाता है वो जलने के बाद। तो मैग्नीशियम, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यहाँ पर देखो, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
तो इसमें क्या दे रखा है, नीचे देखते हैं। ऊपर दिए गए 3 क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हमें जैसे कि कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो रासायनिक परिवर्तन से हमें पता चलता है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई चीज़ है तो उसकी अवस्था बदल जाती है, रंग बदल सकता है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो सकता है, जैसे गैस निकल सकती है, तापमान यानी वह गर्म ठंडा कुछ भी अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से हम चित्र में देखते हैं तो और आसान रहता है। चलो आगे चलते हैं। रासायनिक समीकरण, मैग्नीशियम रिबन जलाना, तब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा था। जब ऑक्सीजन की उत्पत्ति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में आ सकता है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, दहन करते हैं मतलब जलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, यानी ये बता रहा है कि वाक्य में कोई विवरण लंबा हो जाता है जैसे हम लिखते हैं। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैसे यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जैसे मैग्नीशियम रिबन थी और ऑक्सीजन यहाँ पर जैसे खुले वायुमंडल में होती है उस प्रकार से। तो इन दोनों को, जैसे मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन है, जैसे खुली हवा में हम इसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। तो यहाँ पर जैसे ही तीर का निशान लगा रखा है, तो शुरुआत में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। आगे हम ये जो तीर का निशान होता है जो हमें बाद में मिलती है, तो उसे उत्पाद कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे हमें मिला है। तो तीर का निशान बाद वाले के लिए होता है। तो 10वीं क्लास में तो जिसको अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैं आसान करने के लिए बता रहा हूँ। मैग्नीशियम जब हम खुली हवा ऑक्सीजन में जलाते हैं तब जलने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो आगे हम देखते हैं, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। जैसे तीर का कोई निशान होता है तो हमें जो मिलता है उसकी तरफ होता है, यह भी क्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो आगे हम चलते हैं। मैग्नीशियम, जैसे ये Mg लिख रखा है, तो ये सूत्र हमें तभी पता चलता है जब हमने इसके बारे में पढ़ रखा हो। जैसे Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिला था बाद में, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमें बहुत सौ को नहीं पता होता, तो पहले वो सूत्र को पढ़ ले जो मेन है। तो आगे हम देख लेते हैं। 9वीं कक्षा में अध्ययन किया गया था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो जैसे हम 9वीं क्लास में पढ़ते हैं तो 10वीं में काम आता है। आप 10वीं में आप पढ़ लेते हो ना, तो आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे सरकारी नौकरी में कहीं भी काम आएगा। तो ध्यान से पढ़ लेना, बहुत सारी हेल्प हो जाएंगी 10वीं क्लास में। तो जैसे Fe है, Fe का मतलब क्या होता है, फेरम लोहा। तो हम देखते हैं Fe यानी FeH2O यानी फेरम प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, और क्या ही है FeO4 प्लस H2। तो यहाँ पर जैसे अभी कारक है ये, और यहाँ पर उत्पाद हो जाता है इसका, इससे ऐसे चल के ये बन जाता है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी परमाणु की संख्या बता रखी कैसे हैं ये। तो आगे चलते हैं। इसमें आप देखते चले जाना, कहीं आपको ये अगर पढ़ना हो तो पूरा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसमें 1-2 नंबर का आ सकता है कि रासायनिक समीकरण की विधि को क्या कहते हैं, संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं। तो हीट एंड ट्रायल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका। जैसे संतुलित करते हैं, इसको बराबर करते हैं, संतुलित करना मतलब बराबर करना। तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम लिखते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसे आप डायरेक्ट सीधा याद कर लेना।
देखो ऐसे होता है, अगर जो चीज़ हमें समझ में आ रही है ना तो उसको समझ लेना, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आती ना उसको सीधा हम रट सकते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यहाँ पर 1 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से बना जाता है, तो मैं इसका आंसर क्या है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की परत होती है, तो पहले से ही ऑक्साइड की परत रहती है और जलने के बाद भी वह हमें मिलती है। तो आगे हम देखते हैं, देखो यहाँ पर देखते हैं, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है न ही बाहर से मिश्रण में आता है। तो आगे देखिए, ये थोड़ा ध्यान देना इस पे। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए, इसे धीरे धीरे जल में मिलाइए। तो बुझा हुआ चूना मतलब कोई हमें सफेदी का एक टुकड़ा होता है, जैसे सफेदी करते हैं घर में सामान्य, जैसे सफेद सफेद सफेदी का टुकड़ा होता है, तो उसको लीजिए, उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो इसे धीरे धीरे जल में मिलाइए, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको ये ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब बीकर को स्पर्श कीजिए, जैसे कोई चूना है जो टुकड़ा है जो सफेदी वाला, उसको हम पानी में डालते हैं, तो हमने देखा होगा घरों में कि वो पानी उबलने लग जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पर जैसे कोई ये गिलास ले रखा है, इसमें पानी डाल रखा है, मग्गा बीकर बोलते हैं इसे, तो देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ, तो इसमें इसमें टुकड़ा डाल दिया तो पानी गर्म होने लग जाता है। तो ये सिर्फ बता रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रखा है इसमें ताप में कोई परिवर्तन हुआ है, हाँ यह गर्म होने लगा है, इसका आंसर ये है। तो आगे देखते हैं, अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो एकल का यानी एक का निर्माण करते हैं, एक से मतलब दो मिलकर, तो संयोजन संयोजन हो जाता है, अभिक्रिया कहलाती है। तो अब यह इस पे देखो, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलय का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो वही बताया था, दीवारों की सफेदी करने के लिए, जैसे अगर कोई बुझा हुआ चूना नहीं है तो वो क्या है, सीधा हम उस सफेदी को टुकड़े को मान सकते बिना बुझा हुआ चूना, यानी उसमें गर्म या देसी तरीके से आप समझते हैं, उसमें एक गर्मी होती है, अगर उसे पानी में डाल देते तो बुझ जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। सफेदी करने के 2 3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि सफेदी करने के बाद 2 3 दिन के बाद हमें कौन सा निर्माण होता है, इन दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर पीछे वाले पेज वाली लाइन है ये। तो हम देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व हो या यौगिक को संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिस प्रकार से उत्पाद के निर्माण में साथ साथ ऊष्मा मतलब गर्मी यहाँ पर जैसे अगर हम पढ़ते हैं 10वीं क्लास में, अगर हमें नहीं पता होता कि ऊष्मा क्या होती है तो नीचे हम लिख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका 10वीं कक्षा में आ सकता है। तो श्वसन क्रिया के बारे में आ गया, श्वसन क्रिया क्या होता है इसके बारे में जान लो, पूछ सकता है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का भी पूछ सकता है, इसमें श्वसन क्रिया क्या होती है। तो इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन पूछेगा श्वसन क्रिया क्या होती है, तो 5 नंबर का में साइंस में मिल सकता है, ये छोटा करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जीवित रहने के लिए, तो यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो जो हमें शक्ति मिलती है जो हमें, तो भोजन से हमें मिलती है। तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जो हम कोई चीज़ को पचाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे चावल, जैसे हमें चावलों को खाते हैं या आलू को खाते हैं तो अंदर जाने के बाद वो पचना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाता है। ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का जो हमें, जैसे कोई चावल है आलू है, कार्बोहाइड्रेट होता है उनमें,
और वह टूट जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमें ऊर्जा जो ताकत मिलती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो सीधा आप इसे, अगर आपको नहीं याद रहता तो आप इसे बिल्कुल रट लेना, क्वेश्चन आ सकता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है। तो आगे हम चलते हैं, इसे आप समझ ही गए हुए। तो फेरम सल्फेट के बारे में ये दे रखा है। फेरम सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखंडरी को गर्म करने तथा सूंघने की सही विधि, यानी सही विधि के बारे में बता रखे कि बच्चे कुछ गलती ना कर दे और कुछ नुकसान ना आ जाए। तो इस प्रकार से क्या है, ये जलाने का है। ये जैसे कोई लैंप होता है, इसमें आग निकलती है, तो ये है। और ये परखनली होती है, इसमें कुछ डाल के चिमटे से पकड़ के इसे हम जैसे प्रयोग में करते हैं। और इसे सूंघने की विधि ऐसी है, जैसे हम इसे नाक से दूर रखेंगे और थोड़ा जो धुआं सा उड़ता है तो उसको हम एक बार अपने तरफ हल्का फुल्का कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं है तो, अगर ज़्यादा तो दूर से ही हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से बना रखा है यूज के बारे में। फेरम सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए कथन नली को बर्नर, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। आगे हम चलते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। ये अच्छा नहीं, ये देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट निर्माण में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीमेंट निर्माण में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को चुनना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का अनेक उपयोगों में होता है, लेकिन उसके साथ ही सीमेंट निर्माण में भी होता है। तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये एक उपयोग कर रखा है, इसमें आप देखेंगे भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 का धुआं है। एक कौनथनली 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूना लीजिए। सीमेंट से कौनथनली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसमें गर्म कीजिए। तो इस यहाँ पर जैसे मैंने हाथ से पकड़ रखा है और यहाँ पर किताब में देख के नहीं पढ़ रहा है, तो ऊपर देख रहा हूँ मैं, साथ साथ में नीचे भी देखना पड़ता है मेरे को किताब की तरफ कि इसमें कैसे क्या है। तो थोड़ी समस्या इसलिए हो रही है ज़्यादा। इसमें जल का विद्युत अपघटक, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी बड़ा है। जैसे अगर बड़े क्वेश्चन बनाते हैं 5 नंबर 7 नंबर या उससे बड़ा बना सकते हैं, तो उसके बारे में पूछ सकता है कि एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छेद कर दिए। प्लास्टिक का मग हो गया, इसकी तली में 2 छेद कर दिए बड़े बड़े। उसमें रबड़ की डाट लगा दीजिए। रबड़ की डाट इसलिए लगानी क्योंकि इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पर पानी ना निकले। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। कार्बन जो इलेक्ट्रोड है वो डाल दिया यहाँ पर। तो इन इलेक्ट्रोडों को 6 वाट की बैटरी से जोड़ दिया, 6 वाट की बैटरी से जोड़ दिया। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड में डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें इसमें डालनी है। इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। जब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो ये इस प्रकार से बता रखा है इसमें। जैसे प्लास्टिक का मग है, इसमें डाल देते हैं, इसमें क्या उत्पन्न होता है। तो ये थोड़ा लंबा है, आप इसे टीचर की सहायता से पढ़ लेना, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। चाइना डिश के बारे में बता रखा है कि एक चाइना डिश, एक प्लेट लीजिए, इसमें सिल्वर क्लोराइड डाल के सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें बता रखा है प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का होकर सिल्वर धातु बन जाता है। तो सिल्वर धातु बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो आगे हम चलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया का शोषण करती हैं, देखो यहाँ पर ऊष्मा सेपी के बारे में पूछ सकता है। ऊष्मा सेपी क्या होती है, ऊष्मा शोषी क्या होती है। इसमें
2 3 नंबर 3 4 नंबर के बारे में पूछ सकता है। तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं ऊर्जा का शोषण करती हैं वो ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा का शोषण करती हैं। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक और कर रखा था कॉपर सल्फेट के बारे में कर रखा है। इसमें मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। कॉपर सल्फेट की जैसे हमने 3 कीले ले ली, इसमें 2 को इसमें डाल दिया और एक को बाहर निकाल रखा है। तो इसमें कॉपर सल्फेट डाल रखा है, तो लोहे की 20 मिनट तक हम इसे अगर छोड़ देते हैं तो इसका क्या होगा, तो इसका रंग, कीलों का रंग बदल जाएगा, ठीक है, और ये वैसी रहेगी। तो इस प्रकार से बता रखा है। कॉपर सल्फेट के विलय में डूबी कीले। तो आगे हम चलते हैं। जैसे आप देखा रखा है, कॉपर सल्फेट के विलय से बाहर निकाली गई लोहे की कील, तो कॉपर सल्फेट की कील जैसे रंग में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें रंग चेंज हो जाएगा। तो आगे देख रहे हैं और आगे देख लेते हैं। आप देखेंगे कि सफेद रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। आगे देखते हैं हम। इसमें अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो जब अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी नुकसान होता है तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, 22 मिनट के करीब हो गई है। मैं इसे 8-10 मिनट के करीब रखने वाला था। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, जैसे कि बारे में पूछ सकता है रेडॉक्स क्या होता है, तो हम इसे देख लेते हैं। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स भी कह सकते हैं। तो उपचयन अपचयन को ही रेडॉक्स कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि उपचयन अपचयन को क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन मिल सकते हैं हमें, अगर ऑप्शन के अभी आते होंगे तो ये यहाँ पर ध्यान रख देना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ये सिर्फ आप ये बात जान लेना कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। 2 ही चीज़ों का इसमें जिक्र कर रखा है, एक तो हाइड्रोजन की और एक ऑक्सीजन के। तो इसके बारे में ध्यान रखना, ऑक्सीजन अगर वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन हमेशा कमी होगी। तो ये क्या होगा, उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीजन की कमी अपने आप हो जाएगी। तो ऊपर वाली इन लाइनों को याद रखना, अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन में, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, पेज नंबर 15 पे आ गए हम। संयोजक वियोजक। संयोजक प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी 2 पदार्थ हैं, उसको हम बना के एक पदार्थ बनता है तो उसे संयोजक कहते हैं। वियोजक अभिक्रिया संयोजक अभिक्रिया के विपरीत होती है। तो यह वियोजक होती है, इससे विपरीत यानी दूसरा रूप होता है इसका। वियोजक अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजक यानी एक पदार्थ होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है यानी एक पदार्थ होता है, इसको तोड़ के 2 या इससे अधिक पदार्थ हमें मिल जाते हैं, तो ये वियोजक होती है। तो इसको याद रख लेना, 2 3 नंबर का क्वेश्चन है संयोजक वियोजक। तो आगे हम देखते हैं, पेज नंबर 16 पे आ गए हम। तो ये हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं। 17 नंबर पेज। तो आगे हम वीडियो में अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में देखेंगे।
तो ये मैं पूरी किताब कराऊंगा और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।